हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सैनंद कुमार ठाकुर और टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थवर्क के बारे में। बच्चे क्या पढ़ेंगे? अर्थवर्क के बारे में। अर्थवर्क करने का मतलब होता है मिट्टी का काम। तो बच्चे आप जब रोड बनाते हो उस केस में अगर रेट एनालिसिस पढ़ोगे तो रोड बनाने के लिए जो मिट्टी का यूज होता है उसका हम लोग है ना क्वांटिटी कैसे निकालेंगे इस चीज के लिए इसको जानते हैं आज के लेक्चर में, राइट। तो बच्चे अगर हम मिट्टी की क्वांटिटी निकालने के लिए चले तो मतलब कि मिट्टी की क्वांटिटी जो होती है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन जब हम निकालते थे, याद कीजिए जब डिटेचमेंट निकालते थे तो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन जब निकालते थे तो उसके मीटर क्यूब में निकालते थे या फिर एक्सकवेशन के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे। तो आज के क्लास में बच्चे अगर एक्सकवेशन या फिर फाउंडेशन के बारे में बात किया जाएगा, इम्बैंकमेंट मतलब कि जब कटाई या फिर भराई के बारे में बात किया जाएगा तो आपको मैं बताऊँगा। देखिए कुछ होता है, राइट। तो बच्चों ये है, अगर मैं अर्थवर्क की एक्सकवेशन इन फाउंडेशन पढ़ाने जाऊँ आपको तो उसको दो टर्म को समझाना जरूरी है। ये एक्सकवेशन क्या होता है, एक्सकवेशन क्या होता है पहली बात, एंड सेकेंड वन होता है बच्चों है ना। ये सेकेंड वन क्या होता है, एक होता है इम्बैंकमेंट, है ना बैंकमेंट है, इम्बैंकमेंट। दिस इज द कंबाइंड टर्म नॉट सेपरेट, राइट। तो इम्बैंकमेंट एक होता है एक्सकवेशन, एक होता है इम्बैंकमेंट। एक्सकवेशन करने का मतलब होता है कटाई, क्या होता है बच्चे कटाई, और इम्बैंकमेंट करने का मतलब होता है भराई, क्या होता है भराई। तो बच्चे आप जानते हैं कि जो रोड बनती है उसमें मिट्टी को कहीं से लाकर कहीं पर डंप किया जाता है। क्या किया जाता है? डंप किया जाता है, मतलब कि मिट्टी को कहीं से लाए उठा करके और कहीं पर डाल दिए। तो दिस फिनोमेना ऑफ उठाइंग द मिट्टी फ्रॉम समवेयर एंड डालिंग टू समवेयर, दिस इज नोन एज अर्थवर्क। क्या उसको अर्थवर्क कहते हैं, मतलब कि कहीं से मिट्टी को ले लीजिए कहीं पर डालिएगा तो काम आप मिट्टी के साथ में कर रहे हो बाबू, इसीलिए क्या होगा वो अर्थवर्क कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अर्थवर्क में ये हो गया। एक्सकवेशन कहने का मतलब होता है जब खुदाई वाला काम होगा, जब मिट्टी आप काटते हैं उसको कहते हैं एक्सकवेशन, और जहाँ पर मिट्टी को आप डालते हैं उसको बोलते हैं इम्बैंकमेंट। क्या बोलते हैं? इम्बैंकमेंट। क्या बोलते हैं? इम्बैंकमेंट, राइट। चलो तो अब आती है अर्थवर्क में आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए लीड एंड लिफ्ट का। क्या बच्चे? लीड एंड लिफ्ट का कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास। तो देखो ये लीड एंड लिफ्ट का कंसेप्ट है क्या? देखो अभी मैंने बताया कि जब मिट्टी के साथ जो काम किया जाएगा दैट काम इज नोन एज द अर्थवर्क। ठीक है, तो बताओ मान करो मुझे कोई रोड बनाना था, है ना, मुझे क्या बनाना था? कोई रोड बनाना था। तो मैं क्या करता हूँ, रोड बनाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, मिट्टी को खुदाई किया। यहाँ पर इस प्रकार से मिट्टी खोदा मैंने, ये क्या है बाबू इम्बैंकमेंट यहाँ पर किया मैंने। यहाँ से ले गया कहीं समवेयर, यहाँ पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर डाल दिया, है ना। ये यहाँ पर इस प्रकार से डाल दिया। ठीक है, इस प्रकार से मिट्टी को डाल दिया। ठीक है बच्चे, मतलब कि यहाँ पर क्या किया था मैंने, यहाँ पर मैंने किया था एक्सकवेशन। क्या किया था? एक्सकवेशन किया था यहाँ पर मैंने। और यहाँ पर मैंने क्या किया बाबू, डंपिंग और इम्बैंकमेंट का काम किया था। इम्बैंकमेंट किया था। तो बाबू देखो ये है एक्सकवेशन पॉइंट, ये है इम्बैंकमेंट पॉइंट। अब यहाँ से हम समझने से क्या प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ लीड एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ लिफ्ट। ठीक है बच्चे, खास कर अगर बात किया जाए आप लोगों के बारे में तो मैंने इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ लीड एंड लिफ्ट है क्या, लेकिन इसकी थोड़ा सा फील ज़्यादा आए इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो जहाँ से हम लोग एक्सकवेशन करते हैं बच्चे उस एरिया का नाम होता है बोरोपिट। क्या होता है? बोरोपिट, BORROW, बोरोपिट। तो बच्चे बोरोपिट्स क्या होगा, द साइट्स फ्रॉम वेयर द मटेरियल इज जस्ट एक्सकवेटेड। और व्हाट द मटेरियल इज द अर्थ। जो मिट्टी का खुदाई जहाँ से हम लोग करते हैं, है ना, उस साइट को बोलते हैं हम लोग बोरोपिट। मतलब कि इसको क्या बोलेंगे बाबू, है ना, बोरोपिट। देखो बच्चे ये जो बोरोपिट है यानी कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट है। यहाँ देखो ये सेंटर पॉइंट है कि नहीं है, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। देखो ये सेंटर पॉइंट है कि नहीं, ये सेंटर पॉइंट है इस खुदाई का, इस गहराई का। और देखो ये इस इम्बैंकमेंट का ये सेंटर पॉइंट है, नहीं जो भराई किया गया बच्चे उसका ये सेंटर पॉइंट है। अब आओ दिमाग लगाओ। देखो तो इन दोनों सेंटर पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा बाबू, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा?
इसको हम लोग बोलेंगे लीड। क्या बोलेंगे बाबू? लीड बोलेंगे। और देखो इन दोनों सेंट्रल पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, यानी देखो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में ये गैपिंग है कि नहीं वर्टिकल डिस्टेंस में, यानी कि वर्टिकल प्रोफाइल में ये गैपिंग है। एंड दिस गैपिंग विल बी नोन एज लिफ्ट। क्या बाबू? ये होगा लिफ्ट। क्या हो गया? लिफ्ट हो गया। तो बच्चे यहाँ से आपको समझ में आएगा लीड क्या है और लिफ्ट क्या है, ये समझ में आ गया होगा ना। तो बच्चे मैंने पता किया कि लीड और लिफ्ट क्या है। अब ये बताओ कि आखिरकार हम लीड और लिफ्ट के बारे में पढ़ते क्यों हैं? क्या मुझे ऐसा क्या हो गया है? क्या मेरे अंदर खुजली हो गया है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ या भी पढ़ता हूँ? नहीं, एक्चुअली इसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जब आप पढ़ते हैं तो इसका एक मीनिंग ये होता है कि लीड एंड लिफ्ट के आधार पर अर्थवर्क में फ्लक्चुएशन आता है बच्चे। क्या आता है? फ्लक्चुएशन होता ये है कि जितना ज़्यादा लीड होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, आपको उतना खर्च करना पड़ेगा। लीड के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, लिफ्ट के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। मान चलिए आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको कहीं यहाँ इतना ऊंचा पर आपको इम्पैक्टमेंट करना है, तो मटेरियल को यहाँ से लेकर वहाँ पहुँचाने में आपको, है ना, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके आधार पर आप इक्विपमेंट को चुनते हैं, मतलब कि जिस प्रकार का वर्क होगा उस प्रकार के इक्विपमेंट को आप चुनते हैं। तो उस प्रकार से ये समझ में आपको आया होगा कि लीड एंड लिफ्ट का जो चक्कर है वो कहीं ना कहीं अर्थवर्क को इफेक्ट करता है, इन द सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन द सेंस ऑफ मटेरियल यूजिंग, इन द सेंस ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग, राइट। तो ये लीड एंड लिफ्ट का कंसेप्ट है। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे हम। तो लीड एंड लिफ्ट समझ में आया अच्छे। अब ये देखिए मैंने तो बता दिया इसका लिटरल मीनिंग क्या है। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द एवरेज होरिज़ोंटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एक्सकवेशन टू द सेंटर ऑफ डिपोजिशन। मतलब कि एक्सकवेशन पॉइंट से सेंटर पॉइंट, डिपोजिशन करने का मतलब होता है एम्बैंकमेंट पॉइंट ना। तो एक्सकवेशन पॉइंट से डिपोजिशन पॉइंट का जो सेंट्रल डिस्टेंस होगा उसको लीड बोलेंगे। और इसका ये यूनिट होता है 50 मीटर होता है। मतलब कि प्रत्येक 50 मीटर के लिए एक लीड कहा जाएगा। कितना कहा जाएगा वो? प्रत्येक 50 मीटर के लिए लेंथ के लिए एक लीड कहा जाएगा। तो बच्चे अब ये देखो, फिर से अब देखो कि 50 मीटर के लिए मैं कह रहा हूँ बाबू कि लीड होगा। बताओ मैं मान के चलता हूँ कि कोई एक्सकवेशन मतलब कि बैरोपिट यहाँ पे है और है ना, ये डिपोजिशन साइट यहाँ पे है। ये क्या है? बैरोपिट है, यानी कि जहाँ से हम खुदाई कर रहे हैं ये डिपोजिशन साइट। तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी है ना 125 मीटर है। क्या है बाबू? 125 मीटर है। तो इसमें कितनी लीड होंगी आपको निकालना है। देखो तो पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 125 मीटर है। आपको ये पता है कि 50 मीटर का एक लीड बनता है। तो यहाँ से 50 चले जाओ तो एक लीड, फिर 50 चले जाओ तो 2 लीड, और उसके बाद बच जाएगा 25। तो ये हो गया तीसरा लीड, यानी कि 50, 50 और 25 ना बाबू। 50, 50 और 25, यानी कि 50 का एक लीड बनेगा, 50 का दूसरा लीड बनेगा और तीसरा लीड मतलब 25 का बनेगा। तो बच्चे यहाँ पर नंबर ऑफ लीड कितना हो गया? 3 हो जाएगा, है ना, 3 लीड्स हो जाएगा। बात समझ में आएगा? बात समझ में आएगा। और जो आपका कंडक्टर है वो लीड के आधार पर पैसा जोड़ता है कि एक लीड है तो इतना पैसा लेंगे, 2 लीड है तो इतना पैसा लेंगे, 3 लीड है तो इतना पैसा लेंगे। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज डिपेंड करेगा लीड के ऊपर, राइट। तो 50 मीटर का एक लीड, उसके अनुसार से आप कर दीजिए। बात समझ में आएगा? तो ठीक है, अब बढ़ते हैं लिफ्ट की तरफ। तो लिफ्ट क्या आता है? इट इज द एवरेज हाइट थ्रू विच द अर्थ हैज टू बी लिफ्टेड फ्रॉम सोर्स टू द प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग और हीपिंग। देखो स्प्रेडिंग और हीपिंग कहने का मतलब क्या बच्चे? हीप करना और स्प्रेड करने का मतलब है कि जहां आप मटेरियल को फैला रहे हैं। जैसे मैंने फिगर में बताया था, एक एक्सकवेशन का पॉइंट था और एक डिपोजिशन का पॉइंट था, मतलब कि इम्बैंकमेंट का पॉइंट था। तो वो इम्बैंकमेंट का जो पॉइंट है उस लोकेशन को बोलते हैं द प्लेस वेयर स्प्रेडिंग और हीपिंग विल बी डन, उसको बोलेंगे एक्सकवेशन पॉइंट। ठीक है, तो एक्सकवेशन पॉइंट और जहां से मटेरियल को काटते हैं उसका, है ना, वो दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बच्चे, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिफ्ट। द यूनिट ऑफ लिफ्ट इज 2 मीटर। 2 मीटर के लिए एक लिफ्ट हम लोग लेते हैं। 2 मीटर फॉर फर्स्ट लिफ्ट एंड 1 एक्स्ट्रा लिफ्ट फॉर एवरी 1 मीटर। जैसे मतलब ये
मान चलता हूँ मैं, मेरे पास पहला 2 मीटर का जो डिस्टेंस होगा, लेफ्ट डिस्टेंस मतलब कि वर्टिकल डिस्टेंस, वो अगर पहला 2 मीटर के लिए है तो उसके लिए 1 लिफ्ट हम लोग जोड़ेंगे। अब नेक्स्ट प्रत्येक 1 मीटर के लिए 1 लिफ्ट जुड़ता जाएगा ना, देख लो, देखो। अब उसके बाद 0.5 मीटर आ गया, इसके लिए भी 1 लिफ्ट आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लिफ्ट की जो कैलकुलेशन होगी बाबू होल नंबर में होगी, है ना, कंप्लीट नंबर में होगी। तो टोटल लिफ्ट कितने हो गए? 4 लिफ्ट हो गए। आया समझ में क्या? टोटल कितने लिफ्ट हो गया? 4 लिफ्ट हो गए। तो बच्चे ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू फॉलो दैट वन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीड एंड लिफ्ट आपको समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। देखिए अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, अर्थवर्क का कैलकुलेशन करता हूँ। भाई अर्थवर्क का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ना, अर्थवर्क का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे इस चीज़ को देखता हूँ। तो अर्थवर्क का कैलकुलेशन करने के लिए बाबू, है ना, बहुत सारी चीज़ों को देखना, कंसिडर करना पड़ेगा आपको ना। जैसे कि मैं क्या किया जाए, मैं देखिए अगर आपका एम्बैंकमेंट इस प्रकार का है, देखिए इस ये फिगर थोड़ा सा डल है, मैं फिगर को दिखाता हूँ बढ़िया से, है ना। चलो हाँ, देखो ये फिगर कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। हाँ देखो ये होगा, ठीक है। इस प्रकार का फिगर है, ठीक है, जिसका ये जो साइड होगा हिडन साइड है। यहां से आ जाओ, ठीक है। ये कुछ फिगर था बच्चे। इस केस में क्या है ना, वेन अर्थवर्क डज नॉट हैव एनी लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। ये बात है कि जब उस समय मटेरियल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, जब इसके पास इस प्रकार का अर्थवर्क हुआ है और इसके पास कोई लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप नहीं होने का मतलब होता है कि लेंथ के अलोंग कोई स्लोप नहीं होना। तो बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसके पास कोई स्लोप नहीं है, दिस इज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्या? दिस इज कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या बच्चे, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। इसके पास कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप नहीं है, मतलब कि कोई भी राइज और फॉल नहीं है। इस केस में क्या होगा, और एक और केस आएगा बच्चे, उस केस में क्या होगा, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। उसमें पहले बात करते हैं कि इसका जो पहला केस है, जिसमें क्या है कि जो हम लोग एम्बैंकमेंट भरे हैं, वो जो एम्बैंकमेंट भराई किया गया है वो इस प्रकार का शेप का है। तो इस प्रकार का जो शेप का है, तो उसका इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है मेरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जिसके पास कोई भी स्लोप नहीं है, ठीक है। चलो अब इस केस में हम लोग इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो मान चलते हैं कि ये जो एम्बैंकमेंट भरा गया है, इसकी हाइट जो है यहाँ से यानी कि डेप्थ, वो क्या बाबू, स्मॉल डी है। और साइड स्लोप जो है बच्चे, ये साइड जो है इसका स्लोप जो है n/1 है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अगर ये साइड स्लोप n/1 है और इसी प्रकार से ये साइड स्लोप भी है n/1, मतलब कि n वर्टिकल इन 1 हॉरिजॉन्टल। ऐसा में क्या, n वर्टिकल इन 1 हॉरिजॉन्टल। तो ये साइड स्लोप दे दिया यहाँ पे, है ना। और मैं मान लेता हूँ कि ये जो चीज़ दिया हुआ है b है, मतलब कि ये क्या है, फॉर्मेशन है, यहीं पर गाड़ी चलेगी, तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन दे दिया b, ठीक है। तो देखो बच्चे, अब इसका क्रॉस सेक्शन जो देखोगे तो कुछ इस प्रकार का सेक्शन है। थोड़ा सा फिगर में ब्रीफ कर दे रहा हूं, है ना, फिगर में ब्रीफ कर दे रहा हूं। देखो ये क्या डिस्टेंस, ये है d, ठीक है। इसका साइड स्लोप था n/1 और ये डिस्टेंस था आपका b, ठीक है। अब इस केस में ये इसका क्रॉस सेक्शन है। अब इस क्रॉस सेक्शन को देखते हुए हम लोग एनालिसिस करेंगे ना। तो जब पहला केस है, इसमें ऐसा है कि जब कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप नहीं है, उस केस में अर्थवर्क का वॉल्यूम कैसे निकालिएगा आप इतना निकाल लीजिए कि इसका ये जो भराई किया गया है इसका वॉल्यूम क्या होगा आपको पता चल जाएगा, है ना, इसमें पैसे कितने खर्च होंगे। तो वंस वी गेट द वॉल्यूम, देन द वॉल्यूम पर यूनिट रेट इज multiplied and then we get the cost of the construction और cost of the earthwork, right। चलिए तो देखिए यहाँ पर, तो ये क्रॉस सेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए स्लोप कितना है बाबू, साइड स्लोप n/1 का है
तो ये साइज स्लोप कितना है, NH2 का है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा बाबू वो ND हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ND। क्या हो जाएगा, N इंटू डी हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, साइज स्लोप कितना है, N⁻1 है। क्या है, N⁻1 है, तो इसीलिए यहाँ का जो सिस्टम हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, N⁻1 लिखा हुआ है, तो N⁻1 लिखने का मतलब है ना, N⁻1 लिखने का मतलब है N हॉरिजॉन्टल इन 1 वर्टिकल। इसका साइज स्लोप क्या है, N है ना, N⁻1 लिखने का मतलब, इसको समझो, इसका मतलब है N हॉरिजॉन्टल इन 1 वर्टिकल। क्या, इन 1 वर्टिकल। ठीक है, तो बताओ N हॉरिजॉन्टल इन 1 वर्टिकल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस स्लोप को देख रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर n है तो इससे करस्पॉन्डिंग 1 वर्टिकल डिस्टेंस आएगा। ऐसे ये है स्लोप का मीनिंग। क्या है, ये है स्लोप का मीनिंग। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये ND कैसे हुआ उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो बताइए स्टूडेंट्स, अब मान लेते हैं ये एंगल अगर थीटा मान लें हम, तो आप बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, P/B। मान लेते हैं ये डिस्टेंस P है, D डिवाइड बाई B, मान लीजिए ये जो कि x रिक्वायर्ड है, x बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, N⁻1 लिखा हुआ है, मतलब कि लिखा हुआ है कि N हॉरिजॉन्टल इन 1 वर्टिकल, तो 1 वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नीचे होगा, तो 1/n हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप इस इक्वेशन को कंसीडर कर लो तो मिलेगा आपको x की वैल्यू N इंटू डी, राइट। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है ND है। आया समझ में, क्या आया समझ में, क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा अब। चलो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आते पॉइंट पे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बाबू, ND कैसे हो गया, समझ में आया क्या। अब देखो ये डिस्टेंस मुझे पता है, अब इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो क्या बाबू क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालो। देखो तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालो तो है ना, CS एरिया क्या होगा, CS एरिया बराबर क्या होगा, देखो CS एरिया में मतलब कि इस विशेष है ना, ये जो है मेरा स्क्वायर लेमिना, इससे मतलब कि रेक्टेंगुलर लेमिना B और D डायमेंशन का, उसका एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब कि क्या हो जाएगा बाबू, देखो स्क्वायर एरिया का जो सिस्टम होगा वो ये हो जाएगा, स्क्वायर वाला सिस्टम का एरिया B इंटू डी प्लस 2 गुना, चूंकि एक ट्रायंगल ये है एक ट्रायंगल ये है, तो 2 गुना हो गया, दोनों ट्रायंगल के लिए निकाले हैं तो 2 गुना हो गया, तो 2 गुना आधार मतलब कि हाफ इंटू हाफ 1/2 गुना, है ना। अब देखो आधार गुना ऊंचाई होता है कि नहीं, आधार क्या है ND है, तो ND मल्टीप्लाई बाई D क्या है, इसका डेप्थ है, तो D मतलब कि 2 इंटू हाफ इंटू ND इंटू D, ये हो गया क्या, इसका एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होगा बच्चे, ये हो गया CS एरिया ना। CS एरिया में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर इस इंटायर लेंथ आप L से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम मिल जाएगा। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में इंटायर लेंथ L से भाग कर दोगे, L से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मैंने सिंपली इसमें L से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो बताओ जो एक्सप्रेशन मिला, एक्सप्रेशन जो मिलेगा देखो, ये भी बराबर मिल जाएगा हमको BD प्लस ND स्क्वायर बाई L, ND स्क्वायर इंटू L। आज समझ में गया, ये एक्सप्रेशन है आपका जब आपका ऐसा केस है जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप नहीं है, तो जाके ये एक्सप्रेशन है आपका, राइट। तो आप इसको समझिए। चलिए, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर मान चलिए ये तो एम्बैंकमेंट की बात है, अगर कटिंग की बात करते हैं तो सेम चीज़ होती। अगर मान चलिए ऐसा ही सेक्शन अगर कटिंग में रहता तो कटिंग में भी ये देखिए, ये ग्राउंड लेवल रहता आपका, ये ग्राउंड लेवल है आपका, है ना। तो ग्राउंड लेवल से नीचे कटिंग होती है, तो ये कटिंग की बात है। जब ऐसा अगर आता तो ऐसा आता, ये डिस्टेंस अगर ये होगा कितना, ये हो जाता D, ये होता है B, और उस प्रकार से इसका भी साइज कितना होता है N⁻1, इसका भी साइज कितना होता है N⁻1। तो यहाँ से बताइए ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ND हो जाता,
और इस प्रकार से हम लोग इसको डील कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आएगी क्या? तो एन डी हो जाएगा। और देखो ये पूरा डिस्टेंस अगर देखोगे, ये पूरा डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बी था ना, अभी यहाँ से यहाँ तक एन डी था। तो इन पूरा डिस्टेंस को देखोगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस एन डी यानी कि 2ND है। तो बी प्लस 2ND ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब उसके इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड क्या है, बी प्लस, है ना। अब ये देखो ये क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में एक दूसरा साइड पैरेलल साइड है, तो यानी कि बी प्लस 2ND, है ना, मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है। तो हाइट क्या है इसका, डी है। ऐसे भी निकाल सकते हो। मतलब कि दो तरीका है, या तो क्या करो, टेंगल का निकालो और उसके बाद रेक्टेंगल का निकालो, सम कर दो, या तो इस प्रकार से एक बार फॉर्मूला लगा दो। तो क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस बी और 2ND। 2 कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा अंदर, बी और बी, तो 2 है, 2 बी बन गया था, तो 2 कॉमन कर लोगे तो बी बच जाएगा, इसमें बच जाएगा ND और ये बचेगा D। 2 से 2 चला गया, आपको मिल जाएगा, है ना, क्या मिल जाएगा बाबू, बी प्लस ND इंटू डी। क्या मिल जाएगा, बी प्लस ND इंटू डी मिल जाएगा। ये आपका मिल जाएगा एरिया। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, बी और डी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, BD प्लस ND और ND स्क्वायर, है ना। ND और ND क्या होगा बाबू, ND स्क्वायर हो जाएगा। ND और ND क्या हो गया, ND स्क्वायर हो गया। और ये एरिया में क्या, अगर आपको वॉल्यूम निकालना चाहिए तो वॉल्यूम निकालने के लिए, ये तो एरिया है भाई, इस एरिया में अगर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, सिंपली क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो दो तरीके आपको पता चला। तो इसके अनुसार से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ दी अर्थवर्क पता कर सकते हैं। तो अर्थवर्क कैलकुलेशन में यही चीज़ होता है बच्चे। तो मैंने पहली बार बताया कि अगर कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप नहीं है तो क्या स्थिति है, इस केस में हम लोग अर्थवर्क कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, आया समझ में आपको, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, when the ground is longitudinal slope, जो ग्राउंड जो होगा बाबू, ये जो चीज़, जब ये जो चीज़ दिखा हुआ है आपका जो ये दिख रहा है, और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप में रहेगा तो जाकर क्या होगा, इस चीज़ को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चे, देखो ये जो मेरा फिगर है इसको मैं अच्छा से बना देता हूँ। देखो ये फिगर है, ये फिगर है ना, इस प्रकार का फिगर है। ठीक है, अब देखो ये क्रॉस सेक्शन सिस्टम दिख रहा है आपको, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। देखो ये फिगर था आपका जिसमें इस प्रकार की कोई काम हुई है और आपको निकालना है ना। आपको दिया गया है कि ये जो लाइन दिख रहा है बच्चे, ये जो लाइन, इस लाइन के पास लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप है, मतलब कि इसके पास पर्सनल शेप होगा। इसके अलावा साइड स्लोप तो n/1 दिया गया है ही, है ना। यहाँ का भी साइड स्लोप n/n है, यहाँ का भी साइड स्लोप n/1। ठीक है, तो इस केस में देखिए बच्चे, है ना, ये जो लाइन है इसके पास पर्सनल स्लोप है। वो कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है d1 है बच्चे, क्या है, d1 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 है। इसी प्रकार से यहाँ का ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये d2 है। तो जैसे ही डिस्टेंस वेरी करेगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्लोप होगा, है ना, इसके पास अब क्या है, इस सेक्शन के पास क्या है, अब स्लोप है। बात समझ में आएगा। ये फिगर देख लीजिए, इस फिगर में सारा कुछ मैंने दिखा दिया। ये मेरा आपका ये जो है, ये इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। यदि आप बी, ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप इसका क्रॉस सेक्शनल भी बनाना चाहो तो इस क्रॉस सेक्शन का अलग भी बनेगा, इस क्रॉस सेक्शन का अलग भी बनेगा, बीच में अगर कोई तीसरा क्रॉस सेक्शन है उसका अलग भी बनेगा। इसीलिए इस केस में हम लोग, है ना, बहुत तरह के तरीके अपनाते हैं। जैसे कि कभी कभी मैं क्या करता हूँ, है ना, मिनिमम यानी कि ये जो होगा एवरेज, यानी कि मीन डेप्थ निकालता हूँ, है ना। ये जो मेरा सरफेस था, ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, इस सरफेस से हम लोग, है ना, मीन डेप्थ निकालते हैं, निचला वाला सरफेस का। ये जो सरफेस देखो इसको, है ना, इस दोनों सरफेस के बीच में मीन डेप्थ निकालते हैं, उसके अनुसार से अब रूल अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्या होता है। पहला फॉर्मूला है ना, पहला फॉर्मूला है बाय मिड सेक्शन और मिड ऑर्डिनेट रूल, है ना। मतलब कि इस प्रकार की जो फिगर है जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप है, उसको अगर क्वांटिटी अर्थवर्क निकालना रहेगा उस केस में पहला फार्मूला है क्या, बाय मिड ऑर्डिनेट रूल। ठीक है बच्चे, तो मिड ऑर्डिनेट रूल के अनुसार हम लोग निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे,
मैं क्या करूंगा, D1 और D2 का मीन डेप्थ निकालूंगा तो D1 प्लस D2/2 हो जाएगा, है ना। तो मैं DM की वैल्यू निकालूंगा तो DM क्या हो जाएगा बाबू, D1 प्लस D2/2 हो जाएगा। और उसके अनुसार से मैं इस क्रॉस यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालूंगा, है ना, मतलब कि AM निकालूंगा, है ना, मीन एरिया निकालूंगा और उसको क्या करूंगा बच्चे, AM क्या हो जाएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वो मीन एरिया हो जाएगा, है ना। तो अब मीन एरिया में क्या करूंगा मैं बच्चे, है ना, मीन एरिया में क्या करूंगा बच्चे, हम अगर मीन एरिया में अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाएगा, है ना, वॉल्यूम मिल जाएगा। चलिए इसको बच्चों इस क्वेश्चन का आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो बाय मिड सेक्शन रूल और मिड ऑर्डिनेट रूल, तो इसके अनुसार से हम लोग देखेंगे। और जहाँ D1 और D2 जो क्या था बच्चे, डेप्थ ऑफ बैंक्स एट 2 इंच था, ठीक है। चलिए तो इसका देखिए मिड ऑर्डिनेट रूल है, उस केस में क्या कहता है बच्चे, मैंने क्या किया अभी जस्ट मैंने बताया कि, है ना, D1 प्लस D2/2 लेंगे, है ना, क्या लेंगे बच्चे, D1 प्लस D2/2 लेंगे, है ना, D1 प्लस, है ना, D2/2 लेंगे। हाँ मिड ऑर्डिनेट और एवरेज था, ये था, ठीक बच्चे। तो क्या लेना है बाबू, मिड ऑर्डिनेट रूल और इसमें क्या लेना है हम, है ना, मीन डेप्थ निकालेंगे। पहले मैंने बताया आपको मीन डेप्थ कैसे निकालेंगे, दोनों डेप्थ को, दोनों जो डेप्थ दिया गया था अच्छे, दोनों डेप्थ को, है ना, जोड़ के आधा कर देंगे। मतलब कि एक डेप्थ D1 दिया गया था, दूसरा डेप्थ D2 दिया गया था, जोड़ को अगर आधा कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, है ना, D मिनिमम, D यानी D मीन डेप्थ मिल जाएगा। क्या है ये है मीन डेप्थ, ठीक है। तो मीन डेप्थ आपको ये मिल गया। सेकेंड वन देखो, एरिया ऑफ मिड सेक्शन, यानी कि AM निकालना। तो देखो एरिया ऑफ मिड सेक्शन कैसे निकालोगे, तो आप जानते हो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि जो सेक्शन था उसका अगर इस प्रकार का सेक्शन था, है ना, ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन था, इस प्रकार का, है ना, ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन था, इसका एरिया निकालते थे तो मुझे मिलता था BD प्लस, है ना, ND² मिलता था इसका, है ना, BD प्लस ND² एरिया मिलता था। अगर मीन एरिया निकालना है तो इसमें B अगर DM कर देंगे, मतलब मीन डेप्थ, और यहाँ पर DM कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अच्छे, A से मिल जाएगा हमको AM मिल जाएगा। तो यहाँ से AM हमको मिल गया। अब वो जो बच्चे AM है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क मिल जाएगा। तो पहला मेथड समझ में आएगा, बिल्कुल साफ है। चलो पहला मेथड समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा मेथड क्या है, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला फॉर 2 सेक्शंस। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला है, तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला में कैसे करते हैं बच्चे, देखिए क्या होता है, जैसे कि मान के लिए आपका जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है वो ट्रेपेजॉइडल एरिया दिया गया था ना। मैंने देखिए क्या लिया था, एक सेक्शन, पहला सेक्शन ये था और दूसरा सेक्शन क्या था मेरा बाबू, ये था। समहाउ दोनों का जो डेप्थ होगा डिफरेंट होगा। मैंने इसका डेप्थ D2 लिया और इसका डेप्थ D1 लिया। दोनों तो है ट्रेपेजॉइड भाई, है ना, D1 लिया, दोनों है ट्रेपेजॉइड। अब बताओ दोनों ट्रेपेजॉइड है, इस केस में इसका ही पर्सनल एरिया होगा, इसको मैंने A1 मान लिया, इसका ही पर्सनल एरिया होगा, मैंने इसको A2 मान लिया। और ट्रेपेजॉइडल में क्या करते हैं बच्चे, है ना, A मीन निकालने के लिए A1 प्लस A2/2 कर देते हैं। क्या निकाल देते हैं, A1 प्लस A2/2। तो इसका A1 कितना होगा बाबू, A1 निकालो, A1 बराबर A1 क्या होगा, A1 होगा, देखो इसका एरिया निकाले थे तो क्या मिला था, है ना, BD प्लस ND² मिला था कि नहीं मिला था। अब चूंकि सब कुछ इसका है तो इसलिए BD1 कर दो, ND2 कर दो, ND1 कर दो। चूंकि यहाँ पर ये जो है बाबू विड्थ ऑफ फॉर्मेशन सेम रहा था, क्या रहा था, इसमें भी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन था, वही B, तो इसलिए B चेंज नहीं करेगा, है ना, चेंज करेगा सिर्फ D। क्या चेंज करेगा, D डेप्थ चेंज करेगा। तो A1 ये मिल गया। A2 देखो, A2 क्या होगा बच्चे, देखो A2 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, तो A2 का मतलब कि कैसे निकालते हैं ये, मतलब कि ये एरिया या फिर ये एरिया दोनों को लेकर, यानी कि इस एरिया का सम, इस तीनों एरिया का सम निकालते थे। तो उसके अनुसार आता था ना तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देते थे, हाइट कर देते थे ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाता था हमको B + 2ND। चूंकि यहाँ पर D2 है इसलिए मैंने D2 लिख दिया। ये मिल जाता था मुझे यहाँ से कंप्लीट डिस्टेंस, और यहाँ से अगर मैं लगाता था 1/2 इंटू B प्लस, यानी कि समांतर भुजा का ही होगा, तो ये भुजा प्लस ये साइड प्लस ये साइड, दोनों को ऐड करो तो B प्लस, यानी कि फिर इसमें आ गया B + 2ND, है ना, और इसको बंद कर दो, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ऊंचाई इसकी D2 है, तो ये इसका कंप्लीट एरिया मिल जाएगा ना, इसका
क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो मैंने इसके उसके अनुसार से मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा तो इसको आगे बढ़ाओगे तो तुमको मिलेगा, है ना, बी डी प्लस एन डी स्क्वायर। चूँकि डी D2 है इसीलिए, है ना, यहाँ पर D2 लिखो तो क्या हो जाएगा, ये बी D2 है तो क्या हो जाएगा, ये D2 हो गया, ये D2 हो गया। तो ये लिखो बी D2 प्लस, है ना, एन D2 का स्क्वायर, ये हो गया आपको पास, है ना, ये एन D1 का स्क्वायर था। तो इस प्रकार से A1 मिला आपको, A2 मिला आपको, 2 सेक्शन था, मतलब कि एक दोनों इंड सेक्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे थे बच्चे, ठीक है। तो उसके अनुसार से ट्रेपेजॉइडल फार्मूला के मतलब कि ट्रेपेजॉइडल फार्मूला के अनुसार से हम निकाल रहे हैं। इस फार्मूला को क्या बोलते हैं, इन दिस मेथड ऑल्सो कॉल्ड मीन सेक्शनल एरिया मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं बच्चे, मीन सेक्शनल एरिया मेथड कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया सेक्शनल एरिया है ना, उसका मीन ले रहा हूँ। तो क्या होगा बच्चे, आप A1 प्लस A2/2 कर दो, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये AM मिल जाएगा। अब AM से हमको A मीन मिल गया है, और AM से अगर उसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क मिल जाएगा। आपको वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क ही निकालना रहता है। बात समझ में आई क्या, आई बात समझ में क्या। तो ये चीज़ है आपका ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आओ, तो ये चीज़ समझ में आया क्या, ये तो बहुत सिंपल चीज़ था। नेक्स्ट देखो, तो दूसरा फार्मूला था ट्रेपेजॉइडल फार्मूला फॉर 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन कंसीडर किए थे, उस केस में ट्रेपेजॉइडल फार्मूला ये था। अब देखो आगे, है ना, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला फॉर सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज। होता क्या है कि आपको जो क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा उसमें नंबर ऑफ क्रॉस, आपको जो मतलब कि इम्बैंकमेंट दिया रहेगा, जैसे कि मैं बताता हूँ अभी आपको, देखो तो क्या होता है, आपको नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज दिया रहेगा। मतलब कि अगर ये इम्बैंकमेंट है ना, क्वेश्चन में आ गया कि भाई ये इम्बैंकमेंट है ना, ये इम्बैंकमेंट है, ठीक है, क्या है, ये इम्बैंकमेंट है, हाँ, ये आपका इम्बैंकमेंट है। आप क्वेश्चन में आ गया, ये हाइट दे दिया आपका, क्या दे दिया हाइट बाबू, ये हाइट समथिंग दे दिया D, है ना, ये D2 दे दिया, या फिर कुछ भी दे सकता है, DN भी दे सकता है, D1 भी दे सकता है। यहाँ पर आपको सेकेंड हाइट D2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर D3 लेना पड़ेगा। तो इसके अनुसार से नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा, D1 के करस्पॉन्डिंग, D2 के करस्पॉन्डिंग, है ना, और D1 के करस्पॉन्डिंग भी मिलेंगे। मतलब कि इस विशेष इम्बैंकमेंट में नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको मिलेंगे। तो उस केस में ट्रेपेजॉइडल फार्मूला हम कैसे लगाते हैं, आप अभी थोड़ा देर पहले लगा रहे थे जब आप बस 2 ही क्रॉस सेक्शन था, और अगर 2 क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा अगर एरिया है तो उस केस में ट्रेपेजॉइडल फार्मूला आप कैसे लेंगे। तो देखिए ट्रेपेजॉइडल फार्मूला कैसे लेते हैं, तो उस केस में फर्स्ट एरिया और लास्ट एरिया का सम करके हाफ कर देंगे, तो फर्स्ट और एरिया और लास्ट एरिया का मीन निकल जाएगा। यानी कि ये क्या है, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया डिवाइड बाई 2, L इंटू वॉल्यूम डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो L इंटू फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया डिवाइड बाई 2, ए प्लस क्या हो जाएगा, ए जो भी बचा हुआ एरिया है उसको हम लोग लिख देंगे, नहीं क्या लिख देंगे, जो भी बचा हुआ एरिया है उसको हम लोग लिख देंगे, तो मिल जाएगा क्या हमको, है ना, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला के अनुसार। देखिए बच्चे, हम लोग जो कर रहे थे थोड़ा देर पहले अभी, है ना, 2 सेक्शनल एरिया के लिए, उसमें क्या था, A1 था और A2 था। तो उस केस में क्या थे, A1 प्लस A2 बाई, है ना, 2 कर रहे थे, और इसको कर रहे थे L, किससे कर रहे थे, L से। क्योंकि यहाँ पर 2 ही एरिया था इसलिए AN भी हो जाएगा, तो A1 प्लस AN बाई 2, इसीलिए फॉर्मूला यहीं तक सीमित रह रहा था पिछले केस में, और ये सब चीज़ की चर्चा नहीं होती थी। बाय द वे आपको दे दिया जाए कि कोई भी इंफॉर्मेशन दिया गया है ना, उस केस में नंबर ऑफ एरियाज दिया गया आपको, है ना, तो फर्स्ट एरिया और लास्ट एरिया का सम कर दो, ये आ गया, बचा हुआ एरिया को लिख दो, प्लस कर दो, और मीनिंग जो मिल जाएगा आपको वही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इसी को अगर इलेबोरेट करके देखोगे, देखो इसी को इलेबोरेट करो, देखो इसी चीज़ को इलेबोरेट कर रहे हैं हम। देखो क्या है, A1 प्लस A2 बाई N है, A1 प्लस N बाई A1 प्लस यानी कि फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया डिवाइड बाई 2 है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि सब में से 2 कॉमन ले, तो देखो इसमें से 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, नीचे वाला 1/2 कॉमन ले रहे हैं, 1/2 कॉमन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 1/2 आ गया, मतलब कि L/2 हो गया शुरू में। ये क्या हो जाएगा, इसमें तो A1 प्लस AN बच गया N, लेकिन इसमें क्या बचेगा, इसमें तो कुछ 2 नहीं था ना, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें ऊपर से, तो मतलब कि सिंपली ये समझो कि 1/2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से ये बचेगा। तो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों चीज़ सेम है, क्योंकि दोनों चीज़ का फ्लक्चुएशन सिस्टम होता है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, वॉल्यूम का एक कंसेप्ट बनाते हैं कि लेंथ डिवाइडेड बाई 2 प्लस फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, है ना, और प्लस 2 इंटू रिमेनिंग एरिया।
दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। वॉल्यूम क्या होगा बाबू, लेंथ बाई 2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एरियाज प्लस 2 इंटू रिमेनिंग एरियाज। ये हो गया आपका ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। क्या हो गया, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला का दो केस देखने को मिला आपको, जब दो एरिया दिया रहेगा तो क्या होगा, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड फार्मूला यही है, नहीं इससे पहले जो हम पढ़ा रहे थे उसमें क्या लिखा हुआ था बाबू, वॉल्यूम इक्वल टू लिखा हुआ था एल इंटू A1 प्लस A2/2, मतलब कि ऐसे ऐसा था। मतलब कि इसके जगह पर हमने AM ले लिया था। क्या ले लिया था बाबू, AM, यानी कि A मीन ले लिया था। L को A मीन से मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, A मतलब कि जो मीन एरिया था A1 प्लस A2/2 का जो एवरेज एरिया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन बच्चे देखिए क्या होता है, इस केस में दो ही एरिया था इसीलिए ऐसा मैंने कर दिया। तो बताओ इसमें भी पुट करोगे तो इतना ही तक केस में आ जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग एरिया नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अब देखो इसीलिए A1 प्लस A2/2 हो जाएगा, है ना। तो ये A मीन हो गया, उसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम मिल जाएगा। नहीं तो मतलब ये हुआ कि दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल, राइट, है ना। ट्रेपेजॉइडल रूल का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो केस नंबर 2 आए या ना आए, केस नंबर 3 आना चाहिए, है ना। तो केस नंबर 3 आएगा तो 2 ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको याद कर रख लेना। नेक्स्ट है प्रिज्माइडल फार्मूला फॉर ए सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज, है ना। प्रिज्माइडल फार्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरियाज के सीरीज के लिए, है ना। हाँ, तो प्रिज्माइडल फार्मूला फॉर सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज एट इक्वल इंटरवल्स। नोट दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन देयर इज ऑड नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। क्या होता है देखो बच्चे, जैसे कि मान चलिए आपको क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ एरियाज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ एरियाज दिया रहेगा। तो आप प्रिज्माइडल फार्मूला तब लगाना जब उसमें कोई ना कोई ऑड एरिया, नंबर ऑफ एरिया जो होगा उसकी गिनती ऑड होगी। जैसे मान चलिए, है ना, A1 दे दिया, A2 दे दिया, A1 दे दिया, A2 दे दिया, है ना, A3 दे दिया, A4 दे दिया, A5 दे दिया। तो ये सारे एरिया अगर गिनोगे तो 5 को एरिया है, तो 5 इज ऑड टर्म, इसीलिए हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ये फार्मूला, प्रिज्माइडल फार्मूला। लेकिन अगर इसमें A6 भी दे दिया रहा था देन प्रिज्माइडल फार्मूला विल नॉट बी वैलिड, तो वैल्यू नहीं होता है। ये बात कह रहा है प्रिज्माइडल फार्मूला तब हम इस्तेमाल करते हैं जब आपको इक्वल डिस्टेंस पर, है ना, एरियाज दिया रहता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था, जैसे कि मान लीजिए ये रोड कोई बन रही है, ये रोड कोई बन रही है जिसका बैकपॉइंट कुछ इस प्रकार का है। देखो ये रोड बन रही है, ये रोड बन रही है ना। देखो ये रोड बन रही है, तो ये क्या है, रोड का एम्बैंकमेंट है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर मान चलते हैं ये रोड है ना, 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 2 किलोमीटर में बना हुआ है ना। तो क्या करेगा, एक विशेष चैनज लेगा, है ना। मान लीजिए 30 मीटर के चैनज पर, 30 मीटर के चैनज पर, 30 मीटर के चैनज पर नंबर ऑफ एरिया काट लेगा। नंबर ऑफ एरिया देखिए, एक सेक्शन ये हो गया, नंबर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस प्रकार से इस रोड में बहुत सारे सेक्शन मिले। तो इस केस में है ना, यहाँ पर 5 भी एरिया मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 50 भी मिल सकता है। तो उसके अनुसार से एक टेबुलेशन देगा, आपको टेबल देगा और टेबल में आपको कहेगा कि बनाओ क्वेश्चन दिखाओ। तो उसके अनुसार से आप क्या कर लीजिए बाबू, उसमें कितने और नंबर ऑफ एरियाज होने चाहिए। तो करना क्या है, वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ डिवाइड बाई 3 करना है। ये फॉर्मूला याद रख लो, लेंथ डिवाइड बाई 3 इंटू A1 प्लस AN, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, है ना। क्या होगा, फर्स्ट एरिया और लास्ट एरिया का सम प्लस 4 टाइम्स A2 A4, मतलब कि एरिया एट द प्लेस ऑफ, यानी कि इवन नंबर के प्लेस पर जो एरिया होगा उसको लेना है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ एरिया एट इवन प्लेसेस। क्या है, ये इवन प्लेसेस पे एरिया है कि नहीं, देखो 4 टाइम्स ऑफ एरिया एट इवन प्लेसेस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर n जो होगा बाबू हमेशा ऑड होगा, याद जान लो। n क्या होगा, n इक्वल्स टू ऑड, क्या होगा, हमेशा ऑड होगा, क्योंकि तभी जाके आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। नहीं, n अगर ऑड होगा तभी ना कहेंगे कि हाँ नंबर ऑफ एरिया विषम है, ऑड है, तब जाके आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि 4 इंटू हमको इवन एरियाज करना है ना। तो 4 इंटू इवन एरियाज में देखो क्या क्या लिखा गया है ना। A1 देखो इवन एरिया में A2 लिखा गया है, A4 लिखा गया है, A6 लिखा गया है और लास्ट में AN-1 लिखा गया है। तो इसको ये है, ये देखो एक इवन टर्म है। क्या है, इवन टर्म। देखो ये n क्या था, ये ऑड था पहले से, अगर उसमें से ऑड में से एक घटाओगे तो क्या बचेगा, इवन बचेगा। इसलिए AN-1 देख के घबराना नहीं है ना, मतलब कि इल्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, तो 4 इंटू सम ऑफ एरिया प्लस एरिया एट द इवन प्लेसेस, है ना, प्लस 2 इंटू द सम ऑफ एरिया एट ऑड प्लेसेस।
देखो देखो ये एरिया एट ऑल प्लेसेस है। तो इस प्रकार से आपको मिल गया ये प्रिज्माइडल फॉर्मूला। तो प्रिज्माइडल फॉर्मूला हो गया, तो आप इस प्रिज्माइडल फॉर्मूला को है ना क्या कर लिए बच्चे, प्रिज्माइडल फॉर्मूला को रट लीजिएगा। रट लेने का मतलब है कि समझ लीजिए है ना क्या होता है। तो इस प्रकार से लेंथ दे दिया, मतलब कि लेंथ डिवाइड बाय 3 सम ऑफ एरिया फॉर फर्स्ट एरिया एंड लास्ट एरियाज प्लस 4 इंटू इवन एरियाज प्लस 2 इंटू ऑड एरियाज। समझ में गया? चलिए, तो इस प्रकार से 4 फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा। तो 4 फॉर्मूला जो पढ़ा अच्छे, अब देखो 4 फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने अर्थवर्क निकालने के। अब देखो इस केस में पहला क्वेश्चन है, पहला देखो अब इस सभी फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन करेंगे नहीं। तो पहला क्वेश्चन है एग्जांपल क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट ऑफ लेंथ 12 मीटर। 12 मीटर के लेंथ में मतलब कि लेंथ कितना दे दिया बच्चे, लेंथ दे दिया 12 मीटर। क्या दे दिया, लेंथ देखो यहाँ पर लेंथ कितना दे दिया, 12 मीटर दे दिया है ना। टॉप विड्थ इज 5.5 mm। टॉप विड्थ कहते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बी लिखते थे, याद है। ये जो डिस्टेंस है ये इसके बारे में कह दिया, टॉप विड्थ है 5.5 मीटर। और क्या दिया, एंड डेप्थ इज 2.5 मीटर। ये डेप्थ के बारे में बोल दिया कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है क्या दे दिया बाबू, 2.5 मीटर दे दिया। अब क्या कह रहा है, एंड साइड स्लोप आर 1/2 मतलब कि d/1 दे दिया साइड स्लोप। कितना दे दिया, 1/2 दे दिया, ये साइड स्लोप दे दिया। मतलब कि 1.5/1 दे दिया आपको साइड स्लोप। इससे कहने का मतलब है 1.5 हॉरिजॉन्टल इन 1 वर्टिकल। क्या 1.5 क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और ये क्या है, वर्टिकल डायमेंशन है, याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं आया। चलो देखो, तो आया समझ में। तो देखो साइड स्लोप जितना दे दिया, तो एन साइड स्लोप में और देखिए तो एन की वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, एन की वैल्यू और देखा जाए तो एन की वैल्यू है ये 1.5। तो 1.5 क्या हो गया, एन की वैल्यू हो गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालना है। यहाँ पर कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप के बारे में चर्चा नहीं किया है, कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप के बारे में चर्चा नहीं किया, सिर्फ साइड स्लोप के बारे में चर्चा किया है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप के बारे में चर्चा नहीं किया है, तो पहला इक्वेशन, पहला फॉर्मूला जो पहला हम जो केस पढ़ा रहे थे उसमें बताया थे, तो उसके अनुसार से पहला केस क्या होगा, बी डी है ना प्लस एन डी स्क्वायर क्या हो गया, ये इसका एरिया हो जाएगा। इस एरिया को अगर क्रॉस सेक्शनल लेंथ से भाग, ये टोटल लेंथ से भाग कर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसके अनुसार से इसमें पुट कर दिया, ये आंसर मिल गया 77.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अपना से कैलकुलेशन करना, हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लीजिए। तो पहला केस खत्म हो गया, पहला केस का फॉर्मूला खत्म हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है। तो कुछ दूसरा क्वेश्चन कहता है, द डेप्थ एट 2 इंच ऑफ एन एम्बैंकमेंट ऑफ रोड ऑफ लेंथ 70 मीटर। लेंथ क्या दे दिया बाबू, लेंथ क्या दे दिया, देखो लेंथ दे दिया है 70 मीटर है ना। कलर चेंज कर देते हैं हम, है ना। लेंथ क्या दे दिया बच्चे 70 मीटर का लेंथ दे दिया। बेहतर है कि मैं हाईलाइटर यूज करूं, है ना, मैं हाईलाइटर यूज करूं, ये बेहतर रहेगा। हाँ चलो देखो लेंथ कितना दे दिया, 70 मीटर दे दिया। अब क्या देगा देखो, अब क्या दे दिया है, 70 मीटर एंड 2 मीटर एंड 5 मीटर। देखो क्या दे दिया है, द डेप्थ ऑफ 2 इंच ऑफ एन एम्बैंकमेंट। डेप्थ के बारे में दे दिया क्या है, पहला डेप्थ क्या है 2 मीटर है, दूसरा डेप्थ क्या है 5 मीटर है। नहीं, पहला डेप्थ कितना है 2 मीटर है, दूसरा डेप्थ कितना है 5 मीटर है, ये 2.5 मीटर है। ठीक है, तो D1 की वैल्यू दे दिया 2 मीटर, इसको देखो, और D2 की वैल्यू दे दिया कितना 2.5 मीटर है ना। देखो D2 की वैल्यू कितना दे दिया 2.5 मीटर। तो बच्चे हाँ चलो, तो D2 की वैल्यू दे दिया 2.5 मीटर, D1 की वैल्यू, ये लेंथ की वैल्यू दे दिया है 70 मीटर है ना। अब देखो साइड स्लोप दिया हुआ कहीं क्या, साइड स्लोप क्या दे दिया बच्चे n/1, यानी कि 2n की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई है ना। द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ साइड स्लोप्स आर 8 मीटर एंड 2/1, यानी कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ये है, b की वैल्यू क्या है, ये 8 जो है b की वैल्यू है। तो b की वैल्यू कितना दे दिया बाबू 8 मीटर। तो इस प्रकार से सारा गिवन चीज हम लोग लिख लिया। पहला चीज क्या रहा था, पहला क्वेश्चन कह रहा था एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क बाय मिड सेक्शनल एरिया मेथड, और दूसरा कह रहा है मीन सेक्शनल एरिया मेथड। ठीक है, तो मिड सेक्शनल एरिया मेथड और मीन सेक्शनल एरिया मेथड में डिफरेंस क्या है ये समझो। ये समझाने के लिए दोनों चीज को रिकैप करके देख सकते हो। मिड सेक्शनल में क्या रहते हैं बाबू, हम मिड सेक्शनल में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मीन डेप्थ निकाल रहे थे, क्या
DM निकाल रहे थे और उसके अनुसार से हम काम कर रहे थे, यानी कि D1 प्लस D2 निकाल रहे थे। और जो मेरा मीन सेक्शनल था, मीन सेक्शन, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एरिया का मीन निकाल रहे थे। यहाँ पर मैंने डेप्थ का मीन निकाला था, यहाँ पर मैं एरिया का मीन निकाल रहा हूँ। है समझ बच्चे? तो बताओ मीन डेप्थ कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2/2 होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से ये हो गया मीन डेप्थ यानी DM की वैल्यू। अब मीन सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, AM की वैल्यू निकालनी है। तो AM क्या होगा, है ना, कि BDM प्लस 1/2 प्लस n इंटू DM स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, मतलब कि B इंटू मीन डेप्थ प्लस n इंटू मीन डेप्थ का स्क्वायर। तो आप इसके अनुसार से वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको एक आंसर ये मिल गया, है ना। तो ये एक आंसर क्या है, एरिया का है। अब इस एरिया में अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू तो क्या मिल जाएगा, एरिया ये है, इस एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, 70 मीटर का लेंथ है तो इतना मीटर की वर्क हो गया। देखो 1968.75 मीटर की वर्क आपको काम मिल गया। तो अब देखो सेकेंड एरिया, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा था मीन सेक्शनल एरिया मेथड से निकाल के दिखाओ। तो मीन सेक्शनल एरिया मेथड से निकालो, क्या होता है, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 1 इंच। देखो पहला क्या है, मीन सेक्शनल एरिया निकालने के लिए क्या कहते हैं बाबू, है ना, A1 निकालते हैं पहले। तो A1 निकालने, देखो A1 के निकालने के लिए क्या होता है, BD1 प्लस, है ना, n क्या होगा, n प्लस ND1 द स्क्वायर, पहला एरिया हो जाएगा। तो ये निकालो कितना हो जाता है पहला एरिया। देखो B की वैल्यू दे दिया है 8 मीटर, D1 की वैल्यू दे दिया है कितना, देखा दो 2 मीटर, प्लस n की वैल्यू दे दिया है 2, है ना, 2 दिया है, देखो यहाँ पे n, है ना। D1 की वैल्यू कितना दे दिया बच्चे, D1 की वैल्यू दे दिया है, मतलब कि डेप्थ 1, देखो कितना है 2 मीटर। गुना करो कितना हो, 8 दूना 16 प्लस ये कितना हो जाए, 2 दूना 4, 16 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर पहला एरिया निकल जाएगा। तो इसने कितने निकाला, इसने निकाला 24 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर होगा इसका, इसलिए कितना हो गया, 24 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा ये, है ना। तो 16 कितना 8, 16 8 कितना हो गया, 24 हो गया। तो क्या हो गया, 24 मीटर स्क्वायर इसका A1 निकल गया। A2 की वैल्यू कितना निकल जाएगा, देखो इसी प्रकार से A2 की वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया है ना। क्या निकाल दिया बच्चे, A2 की वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया है, क्या, यहाँ देखो A2 की वैल्यू BD2 प्लस ND2 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाला A2 की वैल्यू। अब यहाँ का मीन एरिया निकाल लेगा, AM क्या हो गया, A1 प्लस A2/2, तो यहाँ से निकल गया मीन एरिया। अब ये मीन एरिया को क्या कर देगा बच्चे, अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या मिल जाएगा, इसका अर्थवर्ग का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, देखो एक क्वेश्चन कंप्लीट है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे मेथड्स का, है ना, ये सारे मेथड्स का समझ में आ रहा होगा एप्लीकेशन। अब देखो, है ना, साइड स्लोप चेंज, मतलब कि अब लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप के बारे में बात आया, है ना, क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप आ रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप तो इस क्वेश्चन में भी था, है ना, लेकिन यहाँ पर, है ना, हम लोग, है ना, 2 एरिया कंसीडर करके काम कर रहे थे, है ना। ट्रेपेजॉइडल, ये देखिए क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल लग रहा है 2 एरिया के लिए, जिसको मीन सेक्शनल एरिया मेथड कहते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, द फ्लोइंग विड्थ ऑफ रोड एम्बैंकमेंट इज 10 मीटर, है ना, द फ्लोइंग विड्थ ऑफ रोड एम्बैंकमेंट इज 10 मीटर। B की वैल्यू दे दिया है 10 मीटर, ठीक है। द साइड स्लोप आर 2:1, साइड स्लोप कितना दे दिया बच्चे, 2:1 दे दिया साइड स्लोप, है ना। द डेप्थ अलोंग द सेंट्रल लाइन रोड एट 50 मीटर इंटरवल्स आर, यानी कि 50-50 मीटर के इंटरवल पर आपको डेप्थ दिया हुआ है, D1 इतना दे दिया हुआ है, D2 D3 D4, है ना। इस प्रकार से नंबर ऑफ डेप्थ दिया हुआ है आपको, है ना। कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। पहला है मिड सेक्शनल रूल, दूसरा है ट्रेपेजॉइडल रूल, तीसरा है प्रिज्माइडल फॉर्मूला। तो देखिए मिड सेक्शनल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल और प्रिज्माइडल फॉर्मूला के आधार पर आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो पहला से चलते हैं हम लोग, मिड सेक्शनल एरिया से चलते हैं, मिड सेक्शनल रूल से चलते हैं। तो B की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, N की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। चलो अब देखो ये टेबल है, क्या है, टेबल। इस टेबल में देखो चेंज है 0 50, देखो ये क्वेश्चन का पार्ट है, क्या है ना, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के पार्ट से के अनुसार से हम लोग ये टेबल तैयार करेंगे और उसके अनुसार से हम एरिया लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था 0 50 100, देखो क्या है, कितना है, देखो 1 है 2 3 4 5 6, है ना, 7 होगा लगभग 1 2 3 4 5 6 7 आपको चैलेंज दिया गया। पहले 0 चैलेंज था, उसके बाद 50, 0 से 50 के बीच में 0 से 50, उसके बाद 100 150 200 250 300, यानी कि 7 स्टेशन होगा जहां पर इसने एरिया लिया है। तो 7 स्टेशन पर एरिया लिया है, इसलिए बच्चे 7 स्टेशन पर एरिया लिया है, तो यहाँ पर n की वैल्यू ऑब्वियसली 7 होगी अगर हम प्रिज्माइडल फॉर्मूला लगाएंगे तो।
यानी कि AN में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, A7 लिखाएगा। अब उसके अनुसार से हम यहाँ पर प्रीमियर फॉर्मूला लगा पाए थे, नहीं अगर A8 रहता तो हम नहीं लगा पाते प्रीमियर फॉर्मूला। आया समझ में क्या? चलो आया समझ में क्या? अब देखो चेनेज के आधार पर जो डेप्थ दिया गया है उसी को यहाँ पर हम लोग लिख दिया। हाँ चेनेज क्या, देखो चेनेज क्या करस्पॉन्डिंग डेप्थ दिया गया। अब देखो मीन डेप्थ जो होगा हम लोग निकालेंगे, ठीक। मीन डेप्थ देखो इसका और इसका मीन डेप्थ देखो, मीन डेप्थ देखो इसका और इसका मीन डेप्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा, है ना। फर्स्ट और इसका मीन डेप्थ ये हो गया, उस प्रकार से इसका और इसका ये हो जाएगा, इसका और इसका ये हो जाएगा, इसका और इसका ये हो जाएगा, इसका और इसका ये हो जाएगा मीन डेप्थ। तो ये मीन डेप्थ समझ में आ रहा है क्या? ये मीन डेप्थ समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो मीन डेप्थ है बाबू यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मीन डेप्थ। क्योंकि हम लोग मीन सेक्शनल एरिया मेथड के आधार पर काम कर रहे हैं तो मीन डेप्थ इंपॉर्टेंट होगा, नहीं। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ बाबू, मीन डेप्थ निकाल रहा हूँ। मीन सेक्शनल एरिया मेथड से मैं क्या करूँगा, मीन डेप्थ निकालूंगा, है ना। अब मीन डेप्थ के आधार पर जो एरिया क्या होगा वो ये होगा। कैसे होगा? BDM प्लस NDM द स्क्वायर। BDM क्या होगा, B दिया हुआ था 10 मीटर, DM क्या होगा यहाँ से ले लो। तो यहाँ से अगर DM की वैल्यू इतना लोगे और N की वैल्यू 2 दिया हुआ है, देखो B की वैल्यू कितनी है 10, है ना। DM की वैल्यू कितना मिल गया था 1.175, है ना। प्लस N की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई DM की वैल्यू 1.175 होगा, इसका स्क्वायर। अगर इसको करोगे तो लगभग ये हो गया क्या, इसको मल्टीप्लाई करो तो 11.75 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई दिस वन, ये कितना है लगभग 1 के करीब में 1 स्क्वायर 1 होगा। तो लगभग अगर ये मल्टीप्लाई किया तो अप्रॉक्सीमेटली 3 के करीब में आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा लगभग, मैंने अप्रॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, नहीं इसका एग्जैक्ट बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा लगभग 14.75 कुछ इस प्रकार से। तो लगभग यहाँ पर 14.5 निकाला है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये आया समझ में क्या, इसी प्रकार से DM के यूज करते हुए सारा एरिया निकाल लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स चैनल का यानी कि ये एरिया कहाँ तक जा रहा है, ये एरिया ये DM वाला एरिया जो है, देखो बात ये हो रहा है, देखो चीज को समझो, है ना। ये क्रॉस सेक्शन था आपका, ये क्रॉस सेक्शन था, है ना, ये आपका सिस्टम था, है ना। देखो ये क्रॉस सेक्शन था, ये आपका सिस्टम था, ठीक है। देखो बात हो रहा था यहाँ से, अगर यहाँ के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब कि 50 मीटर का जो क्रॉस सेक्शन है वो ये है ना। 50 मीटर क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 चैनल था, यहाँ पर 50 चैनल था, मान लेते हैं। तो 0 चैनल और 50 चैनल के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर जो डेप्थ निकाले दोनों के बीच का मीन डेप्थ निकलेगा, मतलब कहीं ना कहीं समवेयर यहाँ का डेप्थ निकला है आपको DM, है ना। क्या निकला है DM। अब बताइए DM जो होगा ये 0 और 50 के बीच में ही वेरी करेगा, इसलिए DM के कारण यानी जो फर्स्ट सिस्टम होगा ये DM के कारण जो AM निकलेगा, इस AM का जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे 0 और 50 के रेंज में ही करेंगे, न कि पूरा लेंथ के रेंज में। ऐसा लेंथ के रेंज में नहीं करेंगे। क्या करेंगे बाबू 0 और 50 के लेंथ के रेंज में करेंगे। तो बताओ AM में अगर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, है ना, वॉल्यूम मिल जाएगा AM के कारण। मतलब कि जो फर्स्ट चैनल के बीच में जो यूज होने वाला वॉल्यूम है वो मटेरियल का इतना है। उसी प्रकार से इसको देखो सेम जोड़ दो, टोटल वॉल्यूम इतना मिल गया। दिस इज द मीन सेक्शनल मेथड। क्या? मीन सेक्शनल एरिया मेथड। मैंने क्या किया इसमें, मिड सेक्शनल एरिया मेथड था, है ना। क्या करते बच्चे, तो आपको ये समझ में आया क्या? हाँ देखो, तो मैं चल रहा था पहले मिड सेक्शनल रूल से, अब मैं चलूंगा ट्रेपेजोइडल रूल से। ट्रेपेजोइडल रूल एक मीन सेक्शनल रूल और ट्रेपेजोइडल रूल बराबर है। मीड और मीन में डिफरेंस है। मीड कहने का मतलब कि डेप्थ को आधा करते थे, और मीन में हम लोग एरिया को आधा करते हैं, एरिया को मतलब कि एवरेज लेते हैं। तो ट्रेपेजोइडल रूल के अनुसार आप चलेंगे। तो ट्रेपेजोइडल रूल क्या कहता है, तो ट्रेपेजोइडल रूल है ना, जितना भी एरिया होगा सबका एरिया निकल पाएगा, है ना। ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला जितना भी एरिया होगा सबका एरिया निकल पाएगा। देखो ए है, इसका एरिया का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर एरिया का फॉर्मूला ये है और यहाँ से अब क्या करेगा, ये A1 निकाला D1 को लेकर के, D2 को लेकर के, D3 को लेकर के, D4, इस प्रकार से 7 एरिया से निकाला। 7 एरिया निकाला और अपने फॉर्मूला अपना जो इसका फॉर्मूला था रडार वाला, जो इसका रडार रेंज है उसमें इसने पुट कर दिया, वैल्यू इसको मिल गया। तो ए फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, फर्स्ट एरिया 15.625 ये है, लास्ट एरिया ये है, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया पाला।
उसके बाद जितना भी बचा हुआ एरिया है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये तो लास्ट एरिया था यहाँ तक। मतलब कि यहाँ से लेकर 5 एरिया ये बच जाएगा, इन 5 एरिया का सम हो गया ये, और यहाँ से मिल गया इसको 4137.50 मीटर क्यूब। तो ये क्या था बाबू, ट्रेपेजॉइडल रूल था, आपको समझ में आया होगा ट्रेपेजॉइडल रूल। नेक्स्ट था प्रिज्माइडल फार्मूला। ये प्रिज्माइडल फार्मूला क्या है देखो, तो प्रिज्माइडल फार्मूला जो होता है आपको मैंने बताया था, देखो इसमें आपने कैलकुलेशन किया है, देखो कैलकुलेशन किया है नंबर ऑफ एरियाज का, 7 एरिया निकाला है, इसलिए इसमें है ना अलग अलग एरिया निकालना नहीं पड़ेगा। तो प्रिज्माइडल फार्मूला के अनुसार जो फार्मूला होता है वो कहता है V = L/3 × A1 + AN फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया × 4 × सम ऑफ इवन एरियाज प्लस 2 × सम ऑफ ऑड एरियाज। देखो अब इवन एरियाज और ऑड एरियाज कौन है, दिमाग का जंग छूटेगा। हाँ देखो, तो इवन एरियाज कौन है, ये पहला एरिया और लास्ट एरिया का तो हम लोग सम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, पहला एरिया और लास्ट एरिया का सम कर लेते। पहला एरिया ये है और लास्ट एरिया ये है, दोनों को सम कर लेंगे। नहीं क्या हो जाएगा, क्या L/3 होता है, L की वैल्यू कितना हो जाएगी, फिर L/3 दे दिया है ना, L/3 दे दिया, और उसके बाद क्या कर दिया L/3 इंटू क्या करता है बच्चे, L/3 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एरिया और लास्ट एरिया। तो सम ऑफ फर्स्ट एरिया क्या है 15,625 है डिवाइडेड बाय प्लस 14,125 है ना, इसको ये कर दिया, क्योंकि इसमें बटा में कुछ नहीं लिखा, सम ऑफ फर्स्ट एरिया एंड लास्ट एरिया ये होगा है ना, ये लाइन नहीं होगा, प्लस 4 × सम ऑफ इवन एरियाज। इवन एरियाज देखो क्या है, इवन एरियाज एरिया एट 2, एरिया एट 4, एरिया एट 6, दीज आर ऑल इवन एरियाज। तो 3 एरिया इसमें आ गया, तो इसको कहेंगे इवन एरियाज। तो इससे आप है ना थोड़ा सा त्रुटि होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कारण, चलो कोई बात नहीं है। तो क्या होता है L/3 का है ना फॉर्मूला था, L/3 इंटू फर्स्ट एरिया है ना प्लस लास्ट एरिया है ना इंटू 4 इंटू सम ऑफ इवन एरियाज, सम ऑफ इवन एरियाज है ना प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड एरियाज। ये फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका है ना, जो प्रिज्माइडल फार्मूला बताया है, प्रिज्माइडल फार्मूला के अनुसार से निकाल रहे हैं। तो देखो A1 + A1 कितना, A1 + AN हो जाएगा, ये वैल्यू A1 + AN, तो 15 A1 + AN की जगह क्या हो जाएगा L/3 A1 की जगह कितना हो जाएगा, A1 की जगह देखो कितना हो जाएगा 15,625 प्लस 14,145 प्लस ये हो गया बंद, प्लस क्या हो जाएगा 4 × सम ऑफ इवन एरियाज। इवन की जगह देखो पोजीशन इसका A है, A2 का पोजीशन इसका देखो इसका 4 पोजीशन है एक, और ये 6 पोजीशन है। देखो ये सब इवन पोजीशन है, मतलब सम पोजीशन है, इसके आधार पर एरिया है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एरिया ये होगा, इसका एरिया ये होगा, और इसका एरिया ये होगा। तो तीनों को लिखो, तीनों देखो 13,42 प्लस 14,88 प्लस एक और होगा, और वो है ना ये 13,42 ये भी था, 13,42 ये भी था, क्या करें है तो है, प्लस 2 इंटू ऑड एरियाज था। ऑड एरियाज क्या है, एरियाज एट 3, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को तो कंसीडर कर ही लिए हैं, तो एरियाज एट 3 और एरियाज एट 5, इसमें 2 ही एरिया आ पाएंगे। तो ये चूंकि फर्स्ट और लास्ट एरिया भी ऑड एरिया पे है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट एरिया को हम लोग कंसीडर दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट एरिया और लास्ट एरिया को लिख लिया था। तो इसलिए 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे है ना, लास्ट ये जो ऑड एरिया बचा हुआ है अब वो, तो ऑड एरिया A3 और A5 बचा हुआ है। देखो A3 कितना है 14,145 प्लस A5 कितना है 12 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो वैल्यू मिलेगा वही आपका सिस्टम हो जाएगा मिड ऑर्डिनरी रूल का, मतलब कि प्रिज्माइडल फार्मूला का। तो प्रिज्माइडल फार्मूला के अनुसार से ये हो गया। देखो स्टूडेंट्स, तो आपको लिखना मैंने सिखाया प्रिज्माइडल फार्मूला में। देखो तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ था, तो L/3L, और L क्या है चेनेज लेंथ है। तो प्रिज्माइडल फार्मूला में L क्या होता है, प्रिज्माइडल फार्मूला में L जो होता है L वो क्या होता है, चेनेज लेंथ होता है, लेंथ ऑफ चेनेज क्या होगा, चेनेज लेंथ, ठीक है, तो चेनेज का लेंथ होता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने वो सारी चीज़ें बता दी जो कि अर्थ वर्ग के लिए आपको पढ़नी थी, और आपने इस चीज़ को सीखा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसी प्रकार से मिलते हैं रेट एनालिसिस के किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।